press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। वो भारतीय मूल के हैं और चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर वेपन्स का। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमेशा की तरह अगर इसमें आरजू काज़मी है तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, मैं घर पे नहीं हूं। मैं सुबह से यही बता रही हूँ लोगों को कि मैं घर पे नहीं हूं और कराची में हूं और कल पहुंच जाऊंगी वैसे। और हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आप फिर भूल गए नी हाओ, आपके माई बाप की लैंग्वेज है ये। नी हाओ एंड नमस्ते। नी हाओ एंड नमस्ते। और सर आज हम जो हरगिज जो है ना सीमा हैदर पे बात नहीं कर रहे। आपकी ऑडियंस इतनी नाराज है, कह रहे हैं कि यार बार बार आप लोग बस सीमा हैदर का पीछा छोड़ दें। और वैसे सर मुझे खुद भी ये लग रहा है मैं बिगड़ती जा रही हूँ, ऐसा ना किसी दिन मैं ही भाग जाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक पर बात ना करूं। आज मुझे खुद डर लग रहा था बिकॉज यू आर लेट बाय 45 मिनट्स और मैंने आपके घर पे पता करवाया तो वो कहते हो ये तो घर पे है ही नहीं। मुझे लगा यू हैव आल्सो टेकन योर बैगेज एंड यू आर आल्सो इन इंडिया ओनली राइट नाउ। और मैंने नेपाल पे बोल दिया उनको ऑलरेडी कि भाई चेक करो कि कहीं आरजू जी तो नहीं आ रही इधर। नहीं सर, मैं जाऊंगी कश्मीर साइड से। और अगर आपने अच्छा। बजरंगी भाईजान देखी है और अगर नहीं देखी तो देख लीजिए सलमान खान की। तो वो बजरंगी भाईजान की तरह ये बात मैंने आपके वीजा ऑफिसर तक को बता दी है, वो भी जानते हैं। और वो मुझे कह रहे थे वैसे आगे से मैं ही छुड़वाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसी तरीके से जाने, मैंने कभी वीजा नहीं लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर ये जरूर है कि आप लोगों ने अच्छा बदला लिया है कि हमने वो 4 बच्चों की अम्मा भेजी थी, तो आपने उधर से 2 बच्चों की अम्मा हमारे यहाँ भेज दी। और अब ये कहा जा रहा है कि जी वो केपीके में है और पता नहीं वापस जाएंगी। खैर वो वीजा लेकर आई है, ये बात जरूर है कि आप यहाँ से ये है कि वीजा लेकर आई है। मगर सर देखिए अर्जुन जी देखिए, मोदी जी ने बोला था मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ, तो आपको जवाब मिल गया। अब आप ये प्रॉब्लम आप संभालिए। आइदर तो ये एक्सचेंज होगा वरना ये दोनों प्रॉब्लम दोनों तरफ रहेंगी। ये जब तक आप अपना सामान नहीं लेके जाते हमारा सामान वापस हम नहीं लेंगे। वेरी सिंपल। लेकिन सर देखिए ना, दोनों कंट्रीज में बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अब हम लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि लोग इस तरीके से भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं। तो सर अब मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं रुक कर और सोचना चाहिए कि कुछ नहीं तो सर टूरिस्ट वीजा ही दे दीजिए, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए सर। आज हम जो बात करने लगे हैं वो है न्यूक्लियर एसिड्स पे, जो मैंने आपको बताया था और आप हैरान हो गए थे कि आज क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन सर मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं असल में ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो कहा जाता है पाकिस्तान में खास तौर से कि जी न्यूक्लियर एसिड्स हैं तो हम मजबूत हैं या हम बच गए हैं, वरना तो पता नहीं भारत हमें खा गया होता। तो सर क्या वाकई में आप समझते हैं और भी कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, तो आपके ख्याल से उन कंट्रीज को भी क्या वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं? क्या कोई अटैक नहीं कर सकता? मतलब कोई किस्म की सिक्योरिटी जो है क्या वो मिलती है न्यूक्लियर एसिड से? अर्जुन जी देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड स्पेशली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप न्यूक्लियर एसिड्स की बड़े आसानी से बात कर लेते हैं और पाव के भी आपके पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? मेरा इसको देखने का 2 तरह से नजरिया है। एक है न्यूक्लियर एसिड्स एज अ सिक्योरिटी, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स। दोनों में फर्क है। कैसे? जो पहला है न्यूक्लियर एसिड्स एज सिक्योरिटी, वो पाकिस्तान ने हमेशा ही इसको एज अ न्यूक्लियर जो बॉम्ब है इसको एज ए सिक्योरिटी यूज किया है। भी आपने जब भी हिंदुस्तान से बात करी, हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते हैं आपके वहां पे लोग। और हिंदुस्तान में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि वहां से अगर वो इन्फिल्ट्रेट हो गए, उग्रवादियों के हाथ में लग गए, तो हमारा कंसर्न डिफरेंट है, आपका डिफरेंट। हमारा कंसर्न है आपकी पावर है न्यूक्लियर एसिड। सो दोनों में फर्क है। नाउ एज फार एज आप यूज कैसे करते हो, इसके कई पहलू हैं जो मैंने नोट कर रहे हैं नोइंग पाकिस्तान एंड स्टडिंग पाकिस्तान फॉर लाइक 20-30 इयर्स नाउ, कि पाकिस्तान ने इसको हमेशा एज ए टूल यूज किया है। टूल कैसे? एक तो आपको ब्लैकमेल करने की आदत है, उसके आपको डॉलर मिलते हैं पूरे वर्ल्ड से। तो आप जैसे दुनिया को किसी को भी डराना होता है,
कि हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते आईएमएफ से, तो आपके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पे फेंक दो आईएमएफ के ऊपर, डराओ उनको, वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब पैसे मिल जाएंगे, डॉलर मिल जाएंगे। सो इधर चलो लाइटर मोड पे बात दूसरी है जो आपके लोग वहां पे करते रहते हैं, क्योंकि आपके वैसे भी जो पॉलिटिशियन जनरली डब्बू टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। हम जो सीरियस बात करते हैं, क्योंकि हम वैसे भी सीरियस टॉक्स ही करते हैं आपके साथ। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दे आर अ डेटरेंट, जहां पर क्या होता है कि जैसे सपोजिंग अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि यार इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, ये कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको टेक ओवर कर सकता है, या अपने अपनी जो हमारी जो जमीन है जो आपके कब्जे में है वो हम कभी भी ले सकते थे। तो ये डर आपको हमेशा रहता। एंड अब दूसरी तरफ से इंडिया ऑल्सो फील्स कि भाई उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, आपके पास, तो हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तो एक स्टेबिलिटी भी है, डर भी है, उससे लड़ाइयां कम भी होती हैं। तो एक तो ये है कि दोनों तरफ से बैलेंस भी रहता है कि भाई हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, दूसरे के पास बॉम्ब है। दूसरा क्या है कि एक थोड़ा सा ऑटोनॉमी भी आती है भी। जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतनी गलतियां करता है दुनिया में, आपको मालूम है सब जगह पे इनकी क्या क्या गलतियां करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो फॉरेन की जो पॉलिसीज हैं आपकी, उसमें आपको ऑटोनॉमी भी मिलती है। दूसरे बोलते हैं कि भाई इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पंगा नहीं लो। जैसे नॉर्थ कोरिया है, अब नॉर्थ कोरिया के पास एक एक रोग जिसको हम बोलते हैं कंट्री है, लेकिन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या कुछ भी है, तो उसके कारण दुनिया पंगा भी लेती नहीं है। और उनकी जो फॉरेन, बेशक उनकी फॉरेन पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंस तो है ना। अब कई ऐसी कंट्रीज हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, पावर्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स के नीचे लगी रहती हैं, दबी रहती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पावर टू शो। तो ये एक ऑटोनॉमी का भी एक टूल है, जिसको मैं देखता हूँ हमेशा कि जिस जिस कंट्री के पास ये चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज को इंडिपेंडेंटली रखते भी हैं, और अपनी एक दबदबा भी, कहते हैं कि अपना फोर्स दिखाना कि पंगा मत लेना, नहीं तो बम आ जाएगा, तो वो चीज भी है। सर ये तो वैसे ही ना, जैसे वो चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो वाली चीज है। लेकिन सर लड़ाई झगड़े जो हैं आपके ख्याल से क्या इसके बगैर नहीं रोके जा सकते, न्यूक्लियर एसिड्स के बगैर? क्योंकि यही पैसा जो लगाया जाता है, हमारे यहाँ तो खैर ये कहा गया था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, अब हम वाकई में घास खा रहे हैं। तो वो मतलब हमने बहुत सीरियसली लिया उस स्टेटमेंट को। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत से दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एसिड्स का जितनी हिफाजत कर रहे हैं उतनी शायद वो हमारी नहीं कर रहा। हमें हर वक्त यही रहता है कि कहीं इसके हाथ ना लग जाए, उसके हाथ ना लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बदल रहे हैं, जो आम पब्लिक है उसकी सोच भी बदल रही है। तो लीडरशिप भी की सोच भी जो है वो आपको लगता है चेंज होगी? और ये पैसा जो हम लोग हथियारों में लगा रहे हैं, हम लोग तरह तरह की चीजें बनाने में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, तो वही पैसा क्या लोगों के ऊपर लगाना बेहतर नहीं होगा, स्पेशली ये साउथ एशिया और एशिया की कंट्रीज को? आरजू जी, इसको थोड़ा सा पहले माइक्रो लेवल पे लेके जाते हैं क्वेश्चन को, फिर मैक्रो पे लेके जाते हैं। पहले बात करते हैं इस खित्ते की। खित्ते में जैसे इंडिया पाकिस्तान है, ये दो ही कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस एरिया में है। अभी चाइना को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आज की डेट में। अब आपने कभी भी नोट किया होगा कि इंडिया से कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं आती कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। आपने कभी भी ये स्टेटमेंट ना तो पब्लिक से सुनी है, ना किसी पॉलिटिशियन से सुनी है, ना किसी आर्मी वाले से सुनी है। यू विल नेवर हियर दिस स्टेटमेंट। जबकि आपके वहां से पब्लिक भी बोलती है, पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं। आर्मी वालों को मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो भी बोलते होंगे, और देयर सेंटिमेंट्स तो वही है पूरे कंट्री के अंदर कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है। तो अगर आप बोलें कि इसका फायदा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर जो पावर है, इसको कैसे यूज करना है अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया। आपने उसको रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी में हम दूसरे को बर्बाद कर दें, क्योंकि हम तो आबाद हो नहीं सकते। आपने सोचा ही हुआ है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर को काम नहीं करना। आई एम सरप्राइज यू हैव अ वेरी गुड होटल आल्सो देयर। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं वहां पर। लेकिन एज फार एज तरक्की इज कंसर्न, तरक्की के ऊपर कभी भी पाकिस्तान ने ना तो अपना अच्छा सोचा, ना दूसरे का अच्छा सोचा कभी भी। सो देयर इज अ डिफरेंस इन मेंटालिटी। ये शायद पढ़ाई लिखाई का फर्क है, या जो मदरसा में जो पागलपन का रस पिलाते हैं उसका असर है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन एक एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें बनना पड़ेगा इस चीज के लिए। जो आप कह रही हैं कि ये पैसा तरक्की पे लग सकता था, हिंदुस्तान ने कभी भी इस रेस में नहीं गए। यस, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब,
बट दैट इज ओनली टू शो। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान कभी भी इसको यूज करना चाहेगा, लेकिन हमने न्यूक्लियर पावर के ऊपर बहुत काम किया है, और न्यूक्लियर हम जो ये पावर स्टेशन है और इसके ऊपर भी काम करते जा रहे हैं। हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स है। अब आपने जो है थोड़ा सा अभी तरक्की के ऊपर सोचना शुरू किया, बिकॉज आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उससे पहले आपको पैसे चाहिए थे पॉलिटिशियंस को। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं एक और। मैंने देखा था वो अपनी कबर भी खोद रहे थे सारे लोग प्लांट लगाने के लिए। कबर थी किसकी थी, क्योंकि मैं कबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो प्लांट लगाने के लिए वो खड्डे कर रहे थे सबके नाम लिखे थे, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। तो उनके नाम के आगे जहां पे वो खड्डा कर रहे थे अपने लिए, उसमें उनका नाम नहीं था, बाकी सबके आगे नाम था। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि भी ये जो खड्डे हैं सबके लिए सर, ये हैं, हमारे उनके यहाँ लिए नहीं है। प्लांट लगाते हुए नाम लिख दिया जाता है, जिसने भी प्लांट हाँ, लगाया तो है वही कह उसका रहा नाम हूँ होता कि है। शहबाज शरीफ का नाम नहीं था वहां पर। वहां पे सबके नाम थे, शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। दैट मीन्स खड्डे में बाकी सबको डालने वाले हैं, इनको नहीं डाला जाएगा। तो अगला प्रधानमंत्री कौन सी फैमिली से आने वाला है, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि कौन आने वाला है। तो एज फार एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर कंसर्न, यस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक सिर्फ दिखाने के लिए है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बार बार बनाते जाएंगे। जैसे आप तो वहां पे रोज ही बनाते जाते हो, एवरी ईयर वी हियर कि 10 15 20 आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंक्रीज कर लिए। नाउ दिस इज मैडनेस। आपको 150 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। आपने किससे लड़ाई करनी है? एक ही तो कंट्री जिससे लड़ाई करनी है, बाकी सबसे तो आपकी दोस्ती है ही है, क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं सबसे। तो सब आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आप आपको लोग भी कुछ दे हो ना। देना सर, ऐसा क्या टेंशन है? आप लोग भी दे है, दें, कहानी खत्म करें। आप आपने लोग भी मांगे दे ही नहीं दें, कभी भी। टेंशन खत्म आपने, करें। आप हाँ, मांगिए तो सही, आप मांगिए तो सही, हम तो देने को तैयार है पैसे अगर आपको, सारी आप मांगे। दुनिया से मांगेंगे हम, पूरी दुनिया में कटोरा लेके फिरेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए तो आपको ये खुद ही देखो, देना ये पड़ेगा आपकी सर। ईद बकरीद सर, सलामी वलामी और ईदी वीदी कुछ भेज दिया करें, ऐसी क्या टेंशन है। लेकिन कोई सर दिक्कत एक नहीं है, चीज है, देखिए। मैं फिर इधर एक मूवी का जिक्र करूंगी। फिर लोग कहते हैं मूवीज बहुत देखती है, तो एक फिल्म थी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, हिस्टोरिकल मूवी थी अशोका, शाहरुख खान की। तो उसमें वो दिखाया था कि वो तलवार को, जो बच्चा होता है, उसके उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, उस तलवार को उस बच्चे के हाथ से लेके फेंक देते, वो तलवार से खेल रहा था। तो वो दिखाया था, बुद्धिस्ट दिखाए थे, तो उनको दिखाया था कि उनमें खून खराबा या इस किस्म की चीज नहीं होती। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर ये रहेगी तो ये फिर खून मांगती है, अगर इसको बाहर निकालो। तो सर एक चीज मैं मानती हूँ, पाकिस्तान से बार बार धमकियां दी जाती हैं, बार बार कहा जाता है कि जी न्यूक्लियर एसिड्स हैं, और कभी कहते हैं जी एटम बम हमने ऐसे ही देखने के लिए नहीं बनाया, कभी कुछ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो इस तरह की बातें कर सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे भारत हो। मतलब दोनों तरफ से कोई भी हमारे, क्योंकि हम बड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं ये साउथ एशिया के। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों के ऊपर जो है अब रोक लगा देनी चाहिए? पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए कि आप मजीद आप नहीं बना सकते, जो बना लिए सो बना लिए, लेकिन मतलब हर कंट्री को ये हो कि बस इतनी लिमिट हो। उसको जाहिर है अमेरिका या कोई बड़ी कंट्री कह सकती है कि बस ठीक है, आपने 200 बना लिए, बहुत है। तो कोई रोक होनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए आरजू जी, ये सारे नॉर्म्स हैं, लेकिन रोक तब लगेगी जो रोक लगाने वाला है, जो प्रेशर डाल सकता है, अगर पहले वो खुद रोक लगाए। जब अमेरिका ही रोक नहीं लगा रहा अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में और एक्सपैंड करने में, तो दूसरों को कैसे बोलेगा भी? जब अगर आप खुद घर में सारा टाइम टीवी देखते हैं और अपने बच्चे को बोले कि तुम टीवी नहीं देखो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो ही विल नॉट लिसन टू यू। तो वही चीज इसमें भी है, जब तक वो खुद रोक नहीं लगाते, वो रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद एक कोल्ड वॉर में है। कभी वो रशिया के साथ है, कभी वो चाइना के साथ है, कभी किसी के साथ है। और इसलिए वो हमें भी, ना आपको ना हमें, वो रोक लगा नहीं सकते। इशू इस बात का है। यस, रोक लगनी चाहिए। दे वांट कि नई कंट्रीज के पास तो आई नहीं, जैसे ईरान है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आए, लेकिन जिनके पास है वो बढ़ाते जा रहे हैं अपने। अब आप देखिए, पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है आज की डेट में, इसमें कोई ढकी हुई बात नहीं है। लेकिन आप उस पैसे को जो आप कंट्री की तरक्की के लिए लगा सकते हो, हर एक साल वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में लगाई जाती है, विच इज मैडनेस। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, नहीं चाहिए, इतने बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको शौक है कि पहले 5 किलो का था, फिर तो 1 किलो का हो गया, 500 ग्राम का, अब 250 ग्राम की भी आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने शुरू हो गए हैं। सो अगर आप ऐसी मैडनेस से काम करते रहोगे, उससे क्या होगा? यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ ओनली। और मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? देखिए, 20 साल पहले आपने सो कॉल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, वॉर ऑन टेरर में आपने साथ दिया, आपने मुजाहिदीन खड़े किए, टीटीपी खड़ा किया। ये खड़ा किया था आपने एज अ वॉर डेटरेंट। सेकेंडली, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर आपने इंडिया को भी तंग किया। आज आप देखिए, वो चीजें आपको ही तंग कर रही हैं।
हम तो बड़े पीसफुली अपनी कंट्री में रह रहे हैं। हमने जो इनको इनको रोकना था, इनको 72 हुरों के पास भेजना था, हमने वो काम कर दिया। अब आपके पास इतना भी पावर नहीं है कि आप इनको 72 हुरों के पास भेज सके। वो आपको भेज रहे हैं 72 हुरों के पास। आप सोच के देखिए, जो आपने दूसरों को तंग करने के लिए शुरू की थी चीज, वो आपको ही तंग कर रही है। न्यूक्लियर एसिड के साथ भी मुझे लगता है जैसे आपकी कंट्री में वीकनेस है, देखिए न्यूक्लियर एसिड्स को सेफगार्ड करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब आपके पास टेररिज्म का कितना बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, पूरी दुनिया में किसी को टेररिस्ट चाहिए वो आपसे मांग सकते हैं। वो अब आपको भी तंग कर रहे हैं, आपको भी तंग कर रहे हैं ऊपर से। सर हम टेररिस्ट सेल नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि किसी को भी कुछ चाहिए होता है ऑन टेररिस्ट फ्रंट या पंगे लेने होते हैं तो आपसे मांगते हैं वो। तो अभी तो शहबाज शरीफ गए थे फ्रांस में, और जैसे ही वापस आए वहां पे भी आग लग गई, क्योंकि उसमें पता लगा था काफी पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने देखा कि आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब के बीच में बड़ी मजेदार कॉन्वर्सेशन हुई। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो पाकिस्तान ने पूरी जिंदगी अपनी आवाम को, अपनी जनता को कश्मीर का चूरन बेचा और अपनी जनता से पैसा इकट्ठा करके जो पैसा उन्हें इकोनॉमी पे लगाना चाहिए था, वो सारा पैसा उन्होंने हथियारों पे और न्यूक्लियर वेपन्स पे लगाया। और ये चूरन हमेशा अपनी आवाम को बेचा कि हम घास खा लेंगे पर हम न्यूक्लियर वेपन्स बना के रहेंगे। तो आज सच में हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी घास खाने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां पे ना आटा है ना चावल है, और वहां पे सब्जियों के रेट सबको मालूम है कि 3 से 4 गुना हो चुके हैं। और आज पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ एटम बॉम्ब के जरिए दुनिया को धमकियां दे रहे हैं। अगर कोई इनको बीक देने से मना करता है, चाहे वो IMF हो या कोई भी वेस्टर्न कंट्री, तो वो उनको एटम बॉम्ब की धमकियां देते हैं। जैसे कि हमने देखा था इनके शेख चिली, जो कुछ दिन पहले भारत को भी धमकियां देता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेख राशिद की, जो इनका पहले होम मिनिस्टर यानी इंटीरियर मिनिस्टर था, जो भारत को 100 किलो बॉम्ब की धमकियां देता था। और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भारत की नकल में ही बनाया था, भारत को कॉपी करते हुए और अपनी आवाम को ये डराते हुए कि अगर भारत ने ये बॉम्ब बना लिया तो उनके लिए ये खतरा है, कभी भी हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। तो इसी तरह से वहां के जनरल्स ने और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने अपनी जनता को बेवकूफ बनाया, और उनका पैसा सारा जो उनकी तरक्की पे लगना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा जो है वो हथियार बनाने में लगाया। तो पाकिस्तान का तो वही हाल है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। और आरजू काज़मी ने एक बात कही कि यहाँ के जो इस एरिया के लोग हैं साउथ एशिया के, वो काफी इमोशनल है। वेल, सही बात है, हम लोग काफी इमोशनल हैं, पर इंडियंस अब काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तानी अभी भी जज्बाती हैं, वो अभी भी मजहब के नाम पे जो है वो जान देने और जान लेने की बात करते हैं। पर भारत अब इकोनॉमी पे चल पड़ा है, भारत अब तरक्की की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहा है, पर पाकिस्तान अभी भी वहीं अटका है। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि इन्होंने दोनों ने बात की है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को रोक देना चाहिए, हर कंट्री को कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए कि अब न्यूक्लियर वेपन्स और ना बनाए जाएं। पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।